तो जो दूसरा पक्ष है, जो सत्ता में है, जो मनुस्मृति की व्यवस्था में राज कर रहा है, वो एक चेहरा दिखा देता है कि ये तो पिछड़ा ही है, हमारे पास प्राइम मिनिस्टर है। तो फिर जो पिछड़ा है उसको ये लगने लगता है कि तो मेरा आदमी है। तो मेरा आदमी, जो मेरे आदमी की वजह से जो लोगों में ये भाव बना हुआ है, जो भाई टैक्टिस से उस व्यक्ति को पिछड़ा बना करके, और वो जितने नुकसान पिछड़ों के हो सकते हैं, दलितों के हो सकते हैं, सब जब उस व्यवस्था के द्वारा कराया जा रहा हो, तो उसको किस रूप में देखते हैं, या विज्ञान में, या दर्शन में, या फिलॉसफी में ऐसे शासक या ऐसी व्यवस्था को का कभी ऐसा कुछ हुआ है इससे पहले भी? ऐसा होता है, ये प्रतीकात्मक राजनीति है। हम आपको दो चार उदाहरण देकर समझाएंगे। जैसे जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री हो गई, ये हो गया, कर भाई महिला प्रधानमंत्री हो गई, तो लेकिन महिलाओं का तो सब कुछ कल्याण हो जाना चाहिए था, लेकिन ये एक मिथक बन के रह गया। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए भी महिलाओं की स्थिति में कोई बहुत परिवर्तन नहीं आया। आदमियों का जो पुरुष का वर्चस्व था उसमें कोई कमी नहीं आई, बौद्धिक स्तर पर उसमें कोई कमी नहीं आई। मायावती जी मुख्यमंत्री हो गई उत्तर प्रदेश की, लेकिन स्कूलों में दलित वर्ग की महिला का बनाया हुआ खाना न तो अध्यापक खाते थे, न तो लड़के खाते थे, न उनको जो है खाने दिया जाता था। तो वो जो परिवर्तन एक होना चाहिए था, जिसको हम सांस्कृतिक परिवर्तन कहते हैं, वो सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं हुआ। आज फर्ज कर लीजिए कि रामनाथ कोविंद जी महामहिम हमारे हैं, राष्ट्रपति हमारे हैं, लेकिन राजस्थान के नागौर में प्राइवेट अंग में पेट्रोल डाल दिया जाता है, पेशकश से उसका जो है वो किया जाता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। कानपुर में जहाँ केशव प्रसाद जी बहुत चंदन लगा करके, मुस्कुरा करके लोगों पर, पिछड़े वर्ग के नेताओं पर व्यंग करते रहते हैं, अपशब्द भी कहते रहते हैं, उनके रहते हुए भी कानपुर में जहाँ पर बुद्ध कथा का आयोजन किया था दलितों ने मंगटा गांव में गजनेर थाने के अंतर्गत, तो वहाँ पर दबंग राजपूतों ने 2000 की संख्या में आकर के उनको बुरी तरह से, महिलाओं को, बच्चों को, पुरुषों को पीटा, घायल किया और स्कूलों में नहीं जाने दिया उनको। लेकिन उस स्थिति पर न तो महामहिम रामनाथ कोविंद का कोई बयान आया, न तो केशव मौर्य का कोई बयान आया, न उनके किसी तरह का परिवर्तन आया। तो इस तरह की जो प्रतीकात्मक राजनीति, अतीत में भी ऐसा हुआ है कि जितने धर्मशास्त्र लिखे गए हैं उसमें बहुत से ऐसे राजाओं के समय में लिखे गए हैं जो ओबीसी वर्ग से आए हुए होंगे, लेकिन उनके समय में कोडिफिकेशन जो हुआ वो हमारे खिलाफ हुआ। तो ये जरूरी नहीं है कि जो आदमी सरोकार फील न करता हो, लगाव न महसूस करता हो दलितों से, पिछड़ों से, और वह किसी साजिश के तहत किसी धारा को मोड़ने के लिए वो कुर्सी पर बैठा दिया जाए तो उससे कोई बड़ा व्यापक परिवर्तन हो जाएगा। ऐसे तमाम सारे उदाहरण हैं। हम उदाहरण ले सकते हैं बिहार का। 30 साल की राजनीति वहाँ पर हो गई। 30 साल की राजनीति में बौद्धिक स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं है। जो सामंती व्यवस्था थी, जो सामंतिक माइंडसेट था, वो सामंती माइंडसेट अभी भी वहाँ बरकरार है। उत्तर प्रदेश में अभी मैंने उदाहरण दिया आपको, ये जो सामंती माइंडसेट है, सामंती सेट माइंड बना हुआ है। यहाँ राम नरेश जी मुख्यमंत्री हुए, यहाँ पर मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री हुए, अखिलेश जी मुख्यमंत्री हुई, मायावती जी मुख्यमंत्री हुई, लेकिन इस सोच में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो जो आप ये कह रहे हो कि हमारे बीच से जब तक जगदेव बाबू जैसे कहा करते थे कि निछक्का शासन शोषितों का जब तक नहीं होगा, अभी तक जो प्रतीति है, जो कुछ हुआ है, वो निछक्का शोषित राज कायम नहीं हुआ है। मोदी जी को लोग पिछड़ा कह रहे हैं, लेकिन उनके साथ जो मशीनरी जुड़ी हुई, उनके पीछे जो संघ का एक जो अमला जुड़ा हुआ है, वो उनको इधर उधर होने नहीं देगा। और मोदी ये अपनी पोजीशन बचाने के लिए उनके इशारे पर ही चलते रहेंगे, क्योंकि उनको डर है कि अगर हमने अपने ढंग से चलना शुरू कर दिया तो हम बेदखल कर दिए जाएंगे, हमारी कुर्सी छीन जाएगी। इसलिए जब तक सांस्कृतिक स्तर पर, जब तक वैचारिक स्तर पर परिवर्तन नहीं होता है, समाज उस ढंग का नहीं होता है, तब तक कोई आदमी
दलितों के बीच से या पिछड़ों के बीच से जा करके मुख्यमंत्री हो जाए, प्रधानमंत्री हो जाए, मशीनरी वही रहे, तब तक कोई परिवर्तन की संभावना नहीं है, किसी तरह कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। इसलिए पिछड़ा मोदी जी को चाहे जितना कोई कह ले, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते हैं। उसी तरह से रामनाथ कोविंद कुर्सी पर बैठ गए हैं, लेकिन आज अब सब लोगों ने देखा होगा कि जब वो पुरी में जाते हैं तो उनको धकियाया जाता है, उनको कुछ नहीं दिया जाता है। पुष्कर मंदिर पर जाते हैं तो उनको मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया जाता, और वो शर्मिंदा होने के बजाय, अपने अंदर स्वाभिमान की भावना जागृत करने के बजाय वो सीढ़ियों पर बैठ करके वहीं पर वो जो है वो पूजा अर्चना कर लेते हैं और चले जाते हैं। तो जो व्यवस्था है, जो दिमाग में जो परिवर्तन होना चाहिए, वो परिवर्तन ऐसे नहीं होगा। जैसे तमिलनाडु का उदाहरण आप लीजिए, तमिलनाडु में पेरियार ने जो किया, तो उन्होंने माइंडसेट को चेंज कर दिया एक तरफ से, और उस माइंडसेट चेंज करने के बाद, उस तरह का समाज बन जाने के बाद, उस तरह की एक तरह की संस्कृति, वैकल्पिक संस्कृति डेवलप हो जाने के बाद, वहाँ जो सरकार 1967 में बनी, अभी करीब करीब उसी विचारधारा के लोग वहाँ पर हैं। और इसीलिए चूँकि वहाँ जो कमेरा वर्ग है, वहाँ का जो ओबीसी वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, करीब करीब सत्ता उसी के हाथ में। वहाँ के हाई कोर्ट में भी सबसे ज़्यादा अगर ओबीसी के जजेज हैं, एससी के जजेज हैं, तो हिंदुस्तान में मद्रास हाई कोर्ट में और कई हाई कोर्ट में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का तो कोई सवाल ही नहीं है। और इसीलिए चूँकि वहाँ पर डिग्निटी ऑफ लेबर को महत्व दिया गया है, इसलिए वह प्रदेश जो है सबसे बढ़िया और प्रॉस्परस, प्रगतिशील, समृद्ध प्रदेशों में गिना जाता है, उसकी गिनती होती है। तो आपने जो ये सवाल उठाया कि अगर हमारे बीच से कोई आदमी ऐसा हो जाता है, तो ये प्रतीकात्मक राजनीति है, जो लोगों को भ्रम में डालने के लिए है कि देखो मैंने बैठा दिया दलित को, राष्ट्रपति बना दिया, और क्या चाहिए तुमको? अच्छा, ये संतुष्ट हो जाना चाहिए। ये जो स्लोगन आपने दिया प्रतीकात्मक राजनीति, हाँ, मैं पढ़ रहा था तो बहुत जगह मैं देखता हूँ कि भारत का जो दर्शन है, यहाँ का जो धर्म है, यहाँ जो अध्यात्म है, वो पूरा बेस्ड ऑन प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक। हाँ, सही कह रहे हैं। और चूंकि प्रतीकात्मक दर्शन और वैज्ञानिक दर्शन और उसकी वैज्ञानिकता में जो 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 अंतर है, वही मूलभूत विकास और विनाश का एक तरह से फॉर्मेट बनता है। हाँ, फॉर्मेट बन जाता है। तो अब जैसे ही अभी हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में दुनिया भर की चीज़ें आ रही थी, चाहे वो सोशल मीडिया को आप देख लें, चाहे और चीज़ें आप देख लें, लेकिन ये इतना पूरा ग्लोबलाइज होने के बाद, वो चाहे कांग्रेस की कैसे दौर में आई हो, दुनिया हो, तो वो होने के साथ जो टूल्स मिले आपको, जो हथियार मिले आपके, उसको जिन चिंतकों ने, चाहे वो रामास्वामी पेरियार की बात आप कर रहे थे, ज्योतिबा फुले की बात आप कर रहे थे, कबीर की बात आप कर रहे थे, और उसके बाद के बहुत सारे जगदेव बाबू, रामस्वरूप, तमाम इस तरह के लोग हुए, जो मानवतावादी विचारधारा के जो लोग थे, निश्चित तौर पर उन लोगों ने प्रतीकात्मक चीजों को नहीं लिया। उन्होंने वैज्ञानिकता को महत्व दिया, विज्ञान को महत्व दिया, और तर्क से उनको समझने की कोशिश की। तो उसमें चाहे पाखंड हो, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे मृत्यु भोज हो, चाहे धर्म हो, तमाम चीजों को छोड़ने की प्रेरणा दी, और धीरे धीरे वो बात बढ़ गई। समाज में एक ऐसा वर्ग बन रहा था जो इस तरह की छुआछूत, भेदभाव, शादी ब्याह, इन चीजों से हट रहा था। लेकिन एकदम से एक माहौल बनाया गया, तो क्या जैसे हमलावर होता है, जैसे हमलावर ये नजर क्यों नहीं आया, जो पूरे उस समाज के लोग हैं। ठीक कह रहे हैं आप। वो बहुत सारे चिंतक विचारक हुए, ये सही बात है। लेकिन ये जो मीडिया है ना, ये प्रचार तंत्र है। प्रचार तंत्र कई तरह का है। ये तो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये गांव वाला मीडिया है। गांव वाला मीडिया आप जानते हैं, पुजारी तंत्र जो है, पुजारियों का जो तंत्र है, वो भी एक मीडिया है। हाँ। तो जब हमारे बीच से कोई नेता उभरता है इस तरह का, जैसे रामास्वामी, फिर
तो हमारे ही बीच से कुछ लोग उसको विरोधी पैदा किए जाते हैं। अब यही की बात नहीं है। मोहम्मद साहब पैदा हुए कुरैश वंश में, तो कुरैशी ही खोज लिए गए उनका विरोध करने के लिए। और ईसा मसीह यहूदियों के बीच पैदा हुए, तो यहूदी खोज लिए गए उनके विचार करने के लिए। उसी में से पैदा कर दिए जाते हैं विचारधारा, क्योंकि वो एक पहले से जो स्थापित तंत्र होता है ना, जिसका लोग कुछ चुने हुए लोग फायदा उठाते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि उनका वो फायदा बंद हो जाए, तो वो उसी में से खोज लेते हैं। अब आप ज्योतिबा फुले का उदाहरण ले लीजिए। अभी मैं आपके और प्रश्न पर बाद में आता हूँ। ज्योतिबा फुले को जो उनका मुनीम था उनके पिता का, गोविंद राव जी का, जब देखा कि ये तो अपने बेटे को पढ़ा रहा है और इसका बेटा अगर पढ़ लिख जाएगा तो हमारी मुनीमी खत्म हो जाएगी, ये हिसाब किताब खुद ही करने लगेगा। तब उसने उनके पिता को, ज्योतिबा फुले के पिता को समझाया, अरे देखो पढ़ना लिखना तुम्हारा धर्म नहीं है, तुम पढ़ा रहे हो तो तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा, और धर्म नष्ट हो जाएगा तो तुम्हारा अगला सारा जीवन, तुम्हारी अगली पीढ़ियां नष्ट हो जाएंगी। जब उनकी पत्नी पढ़ाने स्कूल खोल दिया तब भी यही समझाया कि तुम्हारा तो सत्यानाश हो जाएगा कि तुम धर्म विरुद्ध काम कर रहे हो। तो पिता ने ही अपने बेटे और बहू को घर से बाहर कर। आप ये समझ रहे हैं ना? तो इसी को जब कोई आदमी किसी समाज में आकर के आगे बढ़ता है, आप ही अगर कोई बात कहने लगो तो आपके अगल बगल के लोग ये समझाना कहेंगे, लोगों को समझाएंगे, आपके घर गांव को वालों को भी समझाएंगे, अरे ये तो इनका नास्तिक हो गए हैं, इनकी बात मानोगे तो नरक में जाओगे, तुम्हारा अगला जन्म खराब हो जाएगा, तुम्हारी अगली पीढ़ियां खराब हो जाएंगी। तो उसी में से आपके क्या होते हैं, विरोधी पैदा हो जाते हैं। तो आप एक को समझा के आएंगे तो 10 उसको समझाने आ जाएंगे, अरे इनके उसमें मत पढ़ना, ये तो बहुत गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। एक ये प्रवृत्ति। दूसरी प्रवृत्ति ये होती है कि जो हमारा और मीडिया होता है ना, वो ये समझाता है दूसरी जातियों को, जैसे आजकल हो रहा है ना कि राम स्वरूप वर्मा अगर कुर्मी बिरादरी में पैदा होकर के नेता निकल गए तो लोग कहेंगे अरे वो तो कुर्मियों के लिए काम कर रहे हैं, वो कुर्मियों के नेता हैं, कुर्मियों के नेता हैं। मुलायम सिंह तो यादवों के नेता हैं, भीमराव अम्बेडकर तो महारों के नेता थे, चमारों के नेता थे, चौधरी चरण जाटों के नेता थे, तो बाकी लोगों से क्या मतलब? तो ये होता है कि अगर मनोवादी विचारधारा को कोई एक आदमी है तो सारे लोग उसको प्रमोट करने में लग जाते हैं कि राष्ट्रीय नेता, ये देश का प्रेमी है, देशभक्त है, देश के कल्याण की बात करता है। दूसरा कोई होता है, पेरियार का भी बहुत विरोध हुआ, सब लोगों ने उनका विरोध किया, लेकिन अपने मार्ग पर वो अडिग रहे, चले, और उनके फॉलोइंग वो तर्क संगत ढंग से बात करते थे। यहाँ आप तर्क संगत ढंग से बात करेंगे, जैसा हमारा अपने जीवन का पूरा अनुभव है कि जब मैं मंच पर ये सारी बातें कह करके आता था, नीचे भीड़ में जाता था, तो वो मैं चेहरे देखता था तो लगता था कि इसमें इन सब लोगों को मेरी बात पसंद नहीं है। क्यों? नास्तिक हैं, अधार्मिक हैं, धर्म विरुद्ध बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में धर्म भरा रहता है। तो जब वर्मा जी एक बार चुनाव लड़ रहे थे चौधरी नरेंद्र सिंह के खिलाफ, तो वर्मा जी से मैंने कहा कि वर्मा जी आपकी बिरादरी ही आपको वोट नहीं देगी। उन्होंने कहा क्यों? हमने कहा कि उसको यह उम्मीद है कि नरेंद्र सिंह जीतेगा तो मंत्री बनेगा और हमारा भला होगा। आप जीतेंगे तो क्या करेंगे? उसको आप पढ़ाएंगे कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये खराब है, वो खराब है, तो वो ज़्यादा उनको पसंद करते। तो परिणाम उस वक्त हुआ था कि वो हार गए, नरेंद्र सिंह जीत गए। तो इस प्रकार से ये चीज़ है जो आपने कहा वैज्ञानिक सोच, सीधे सीधे अर्थ हम कहिए कि किसी बात को तर्क पर की कसौटी पर कस कर के करना और मानना, यही वैज्ञानिक सोच का एक सीधा सरल सा अर्थ है कि आप किसी चीज़ के बारे में कारण और कार्य खोजिए। यह जो बात कही जा रही है इसका कारण क्या है, इसका फल क्या होगा, ये तर्क पर उतरता है कि नहीं उतरता है। तो इस तरह से अगर आप सोचेंगे तो जैसे अब उस अर्थ में आइए, पत्थर की पूजा आप करेंगे, आप जाएंगे तीर्थ में जाएंगे, माला फूल चढ़ाएंगे, आप ये कभी नहीं सोचते हैं कि जो हम लड्डू हनुमान जी को चढ़ा आए उसमें से कितना हनुमान जी ने खाया, और हनुमान जी ने अगर नहीं खाया तो कौन खाया, ये हम नहीं सोचते हैं। पैसा हमने जो वहाँ पर दान दिया, जो पैसा हमने चढ़ाया, वो पैसा क्या हनुमान जी ने लिया? हनुमान जी को क्या जरूरत थी? हनुमान जी को लंगोट बनानी थी, हनुमान जी को लंगोट खरीदता था कपड़ा उसके लिए,
नहीं था। पत्थर में क्या है, क्या खरीदेगा, कहाँ बाजार में जाएगा, न तो चल सकता है, न हिल सकता है, न डोल सकता है, न बोल सकता है, उसमें तो कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारा श्रद्धालु आदमी इस पर इस तरह से नहीं सोचता है। वो अपने पैसे चढ़ा के चला आता है। उस पैसे को और उस मिठाई का सदुपयोग कौन करता है? पुजारी करता है, पुजारी के लोग करते हैं, उसका घर उससे चलता है। तो बिना परिश्रम किए हुए, परिश्रम करने वाले का धन लूट करके अपनी जिंदगी चलाने का काम पुजारी करता है, और हमारा आदमी तर्क से सोचता नहीं है। वही वैज्ञानिक सोच हुआ ना कि पूछो भला, ये पत्थर बोलेगा, कहीं गवाही देगा, खाएगा तो टट्टी पेशाब करेगा, नहीं करेगा, करेगा तो कहाँ करेगा, कौन बहाएगा, कौन साफ करेगा, कौन कर रहा है, कुछ हो रहा है। इतनी गहराई से वो किसी चीज को नहीं सोचता है। और अगर वो कहेगा तो पंडित करे राम राम राम, तो तुमने तो अपना सत्यानाश कर लिया, तुम तो धर्म के विरोध में चले गए, बताओ तुम्हारा कल्याण नहीं हो, तुम्हारी तो अगली 7 पीढ़ियां जो है बर्बाद हो जाएंगी। अब ये भय दिखा करके आदमी को कहे हुए है, उसकी उस सोच पर जो है वो पलीता है। तो सवाल यही है कि हम तर्क संगत बात, यही कहते थे कि ब्राह्मण को सम्मान देना बंद करो, तर्कशील बनो। जब तक तर्कशील नहीं बनोगे तब तक तुम कोई अच्छा निर्णय नहीं कर पाओगे। ये उनका कथन था, ये उनकी सोच थी। तो हमें यही है कि वैज्ञानिक सोच न डेवलप हो, आगे हम न जाएं। जिन देशों में, यूरोपियन कंट्रीज में जब तक पोप का राज चलता था, पोप की राजधानियां जब तक चलती थी, तब तक वहाँ कोई प्रगति नहीं थी। 16वीं शताब्दी में लोगों ने पोप को बाहर कर दिया, विज्ञान का जन्म हुआ। वैज्ञानिक ढंग से लोगों ने सोचना शुरू किया कि हर एक घटना का कोई कारण होता है और उस कारण को जानना जरूरी है। और अगर यह अन्वेषण की भावना यूरोप में ना आई होती तो आज जितना भी विकास हुआ है टेक्नोलॉजी का, वो नहीं हुआ होता। हम पोप के आदेश को मान करके स्वर्ग का टिकट ही खरीदते रहते। वो जारी करता था, टिकट जारी करता था स्वर्ग जाने का। जब उन्होंने बदल दिया, पोप को थ्रो आउट कर दिया, उसकी राजाज्ञा को मानना बंद कर दिया। भले पोप आज हो, लेकिन उसकी राजाज्ञा नहीं चलती है। अब यहाँ लोगों द्वारा चुनी हुई सरकारों के माध्यम से चलता है, काम होता है। इसलिए वो वैज्ञानिक तरक्की कर दिया और भारत जो पीछे की तरफ ले जा रहा है, आज उसी यूरोप की खोज के आधार पर अपने को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपना आधार मजबूत नहीं कर रहा है। तो ये है कि सरकार जो वर्तमान है वो ये सोचती है कि आप में तर्क करने की शक्ति ना हो, आप उसी अंधविश्वास में, उसी पाखंड में, उसी चमत्कार में बने रहें, जिससे कि ये सरकार अपना आराम से काम करती रहे, अपना हित सिद्ध करती रहे। चलिए डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बातचीत हमारे यूट्यूबर्स के लिए कही है। मैं इसको यूट्यूब पे डालूंगा और लोग इससे लाभ लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, धन्यवाद। संश्लिष्ट विचार नहीं आ पाए।